वंदे भारत की शान। कोई भी बात ऊर्जा के बिना संभव नहीं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर आपदा प्रबंधन योजना के लिए नियमावली की जारी। जल स्वच्छता और सेवाओं की आपदा संवेदनशील को बढ़ावा देना है योजना का उद्देश्य। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा सभी विभागों को भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए योजना की गई है विकसित। उत्तर प्रदेश में शनिवार को चलाया गया वृक्षारोपण महाअभियान 2023। एक दिन में रोपे गए 30 करोड़ से अधिक पौधे। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री, प्रदेश के अन्य जनपदों में मंत्रियों ने रोपे पौधे। राजधानी से लेकर गांव-गांव तक रोपे गए पौधे। सभी 26 विभागों ने मिलकर लगाए वृक्ष। प्रदेश के सभी 75 जिलों और 18 मंडलों में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट और महाराष्ट्र और गोवा के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो संदेश के माध्यम से गोवा में आयोजित G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा का उल्लेख किए बिना भविष्य, स्थिरता, वृद्धि और विकास के बारे में की जाने वाली कोई भी चर्चा अधूरी ही होगी, क्योंकि ये व्यक्ति और राष्ट्र के विकास को सभी स्तरों पर प्रभावित करती है। हरित विकास और ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन के मामले में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी वह अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है और उसने अपने लिए एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि देश 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कार्य समूह के प्रतिनिधियों को पावागढ़ और सौर पार्क और मोढेरा सौर गांव का दौरा करके स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के स्तर और पैमाने को देखने का मौका मिला। पिछले 9 वर्षों के दौरान देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने 190 मिलियन से अधिक परिवारों को एलपीजी से जोड़ा, साथ ही हर गांव को बिजली से जोड़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। उन्होंने इस साल 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूरे देश को कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम के
2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर आपदा प्रबंधन योजना के लिए नियमावली जारी की। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर हितधारकों को शामिल करते हुए जल स्वच्छता और स्वच्छता संपत्तियों तथा सेवाओं की सुरक्षा, निर्बाध आपूर्ति और न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा नियमावली विकसित की गई। WASH योजना विभाग द्वारा कार्यान्वित 2 प्रमुख कार्यक्रमों जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अनुरूप है। आपदा योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सलाह के आधार पर विकसित की गई है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 37 के तहत प्रत्येक मंत्रालय विभाग को भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने और तैयार रहने के लिए अपनी स्वयं की आपदा योजना विकसित करने की अनुमति देती है। योजना का उद्देश्य सहमत मानकों के अनुसार आपदाओं के लिए तत्काल वॉश प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। और उत्तर प्रदेश में शनिवार को व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण महाअभियान 2023 चलाया गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छाता मथुरा में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर एवं मुजफ्फरनगर में गंगा किनारे पौधारोपण कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने भी अलग अलग जिलों में पौधे रोपित किए। वृक्षारोपण महाअभियान 2023 को मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में पौधारोपण लोक पर्व बताते हुए कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया गया है। सभी 18 मंडलों और 75 जनपदों में अभूतपूर्व उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ जन जन ने इस पुनीत कार्य में सहभाग किया। योगी ने कहा, आज का ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, समृद्ध, हरित परिवेश प्रदान करने में सहायक होगा। वृक्षारोपण महाअभियान के लिए मुझे मां गंगा के तट पर महात्मा विदुर की पावन साधना स्थली पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मां गंगा से आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज प्रदेश भर में चल रहा है और जब हम लोग यहां पर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से यहां की परियोजनाओं के बारे में भी तो कुछ करेंगे। और आज 445 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का भी मुझे आपके बीच में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमने मां गंगा को देव नदी कहा और हमारे यहां वृक्षों को भी तो देवों के रूप में पूजा होती है। याद करिए, 9 ग्रह के रूप में हम वाटिका लगाते हैं, नक्षत्र वाटिका लगाते हैं। एक वृक्ष में पीपल, बरगद, पाकड़, आम, नीम, इन सब में देवत्व का वास माना गया है। और देवत्व का वास इसलिए क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने और वायु को शुद्ध और पर्यावरण को शुद्ध करने के माध्यम हमारे वृक्ष जो है, याद करना कि हमारे वृक्ष न केवल जल संरक्षण का कार्य करते हैं, बल्कि पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ इस वातावरण के संतुलन को बनाए रखने का भी कार्य करते हैं।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लोकसभा में बताया, पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को ऊर्जा और पानी की सुरक्षा की गारंटी देना है। किसानों की कृषि अच्छी से हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सके। इस उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की शुरुआत की गई है। सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके, उनकी खेती प्रदूषण से बच सके, उनकी पैदावार ज्यादा हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो। इन्हीं सब चीजों को सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। इसके तहत देश भर में 35 लाख से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की तैयारी चल रही है। युद्ध स्तर पर इस क्षेत्र में काम भी हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि झारखंड में इस परियोजना के तहत 36,717 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 12,844 स्थानों पर सौर ऊर्जा से सिंचाई की व्यवस्था कर ली गई है। विगत 4 वर्षों में झारखंड को इस मद में अब तक 36 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। पीएम कुसुम योजना मार्च 2026 तक संचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व में अभी तक हुई गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की शुक्रवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलेवार समीक्षा कर मैदानी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बारिश के मौसम में बांध, नदियों और नालों के जलस्तर की सतत निगरानी का कार्य जारी रहे। मौसम विभाग से समन्वय कर मौसम रिपोर्ट लेकर बाढ़ की स्थिति का आकलन कर बचाव की कार्य योजना बनाएं। बारिश के मौसम में सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। जहां सड़कों की मरम्मत की जरूरत है, वहां तत्परता से मरम्मत कार्य भी करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर ये सुनिश्चित करें कि जिन जिलों में मूंग की खरीदी चल रही है, वहां किसानों को कोई दिक्कत न हो। मूंग खरीदी कार्य को पूरी गंभीरता से लिया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार का गतिरोध न हो। गौरतलब है कि प्रदेश के 32 जिलों में मूंग एवं उड़द की उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। किसानों को समय पर राशि का भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा साल 2023 के अंत तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार की इस पहल से ग्रामीण भारत की युवा प्रतिभाओं को जॉब के अवसर मिलने के साथ देश में नया मानव संसाधन तैयार करने जैसे मुद्दों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के कार्यक्रम के तहत देश भर में 70,000 युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए और इसी क्रम में हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए। 60 युवाओं को ये प्रमाण पत्र मिले हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री की एक संकल्पना है, इसको लगातार आप भी आगे बढ़ाएं और आपने ये दूसरे कार्यक्रम में शिरकत की और युवाओं को नियुक्ति देना एक अपने आप में राष्ट्र निर्माण का नया मानव संसाधन सृजित करना है। किस तरह देखते हैं इस कार्यक्रम को? ये 7वां प्रधानमंत्री की मार्फत रोजगार मेला लगवाया गया है और कुल मिलाकर के इस साल के आखिर तक हम ये उम्मीद करते हैं कि 10 लाख के करीब रोजगार बच्चों को मिल जाए देश भर में। और ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, इसके अलावा जो स्टेट्स देती हैं वो दूसरी बात है। उसके अंदर एडिशन हो जाएगी जो स्टेट के अंदर लोगों को नौकरी मिलेगी। जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उस टाइम के ऊपर हमारी 10वें नंबर के ऊपर स्थिति थी और इन 9 साल के अंदर हम 10वें का आंकड़ा पार करते करते हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंच गए हैं। और जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के उपरांत, तो हम समझते हैं कि पहली 2 या 3 अर्थव्यवस्था के जो मुल्क हैं उसके अंदर हमारी संख्या शामिल हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने 2047 के नए सपनों के भारत का जिक्र किया और जो 25 साल है, जो नए नियुक्त होने वाले युवा, उनके कंधों पर राष्ट्र निर्माण का एक नई जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो ये किस तरह भविष्य में नए भारत की संकल्पनाओं को पूरा करने वाले युवा हैं जिनको आज आपके कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र मिले? देखो, मैं विदेश मंत्री भी रहा हूँ और कई एम्बेसडर से मेरी बातचीत होती रही है। तो जो ऊर्जा आज के यूथ के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर नजर आई है, उससे सब के सब इंटरनेशनल बंदे चकाचौंध हैं कि ये इस तरह की ऊर्जा अगर हमारे देशवासियों के बच्चों के अंदर है तो आने वाले जो 25 साल है, जब हम अपना लक्ष्य 100 साल का आज़ादी का प्राप्त कर लेंगे, तो उनको भय भी है
और शायद आश्चर्य भी है कि जो मुल्क एक टाइम के ऊपर यूं सोचा करते थे कि हमारे से भीख मांगा करता था, वो लोगों को राहत देने के अंदर सरप्रिय बन जाएगा। ये चीज हमारे लिए फक्र की बात है और इसकी जिम्मेवारी अगर हम किसी को दें तो आने वाले समय के अंदर जो हमारे यूथ हमारे नौकरियों के अंदर लगने लग रही हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, उनके कंधों के ऊपर हमारा देश संवारा जाएगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जिनका मानना है कि युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र देने से एक और जहां नए युवाओं को रोजगार मिल रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण के लिए नया मानव संसाधन सर्जित करने का बेहतरीन काम भी हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से मेरे सहयोगी संदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र में 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने 203.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। जहां तक सड़क और यातायात का सवाल है, मुंबई में कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है। गुजरात में भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने गुजरात और रविवार और सोमवार को भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में 24 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। नवसारी में भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ में प्रभावित लोगों में भी कमी आई है। हालांकि अभी डुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। राज्य के 4 जिले अभी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ में फसलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित रोजगार मेले में कृषि, पशुपालन व डेयरी विभाग के अलावा अन्य विभागों के युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पाने वाले कुछ चयनित युवाओं से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। रोजगार मेले के तहत देश के युवाओं को न केवल नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, बल्कि नए राष्ट्र सृजन के लिए मानव संसाधन भी तैयार किया जा रहा है। अभी हम गुरुग्राम में मौजूद है। कई युवाओं ने नियुक्ति पत्र लिए हैं, जिनके चेहरे की खुशी बता रही कि नए भारत के निर्माण में वो समर्पित भाव से कार्य करेंगे। आइए बात करते हैं युवाओं से। सबसे पहले नारी शक्ति। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट करूंगी आगे फ्यूचर में। आप क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जो हमारे जो पशुपालन डेयरी विभाग में है, जो उनका जो एम है, उनका मिशन है कि किसानों की आय को कैसे दुगनी की जाए। तो हमारे परिवार में आज जो पशुपालन विभाग के परिवार में 9 जो है नए अपॉइंटी को यहाँ जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए हैं। निश्चित रूप से उनके अपॉइंटमेंट से उनको घर हो रहा है, हमें घर हो रहा है। निश्चित रूप से हम जो है किसानों की जो आय को दुगनी करने का प्रयत्न जारी रखेंगे। I would like to thank this current government because we are the part of the leading organization in the insurance sector। और अब इस देश का और इस ऑर्गेनाइजेशन का भार हम युवा कंधों पर है। मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस गवर्नमेंट, थैंकफुल हूँ इस गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। हमारे कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि LIC को जो एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है उसको और आगे लेके जाना है। मेरा सिलेक्शन पशु पंजीकरण योजना रोहतक के अंतर्गत हुआ है। एक बड़ी अच्छी बात और सम्मान की बात आज लग रही है। 2 साल के बाद आज ज्वाइनिंग लेटर मिला है। मैं पशु पंजीकरण योजना रोहतक से, मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही सम्माननीय बात है। मैं PM सर को थैंक यू करना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हमें अपॉर्चुनिटी दी। जो IRDI का मिशन है 2047 तक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ऑल ओवर इंडिया करना है। हमारा जो रोल मॉडल है वो यही है कि हम भी रोजगार पैदा करें। इसी तरीके से काम करेंगे। बहुत मोटिवेटेड फील हुआ। वी हैव रीच्ड लाइक समवेयर, ऐसा लगा हमको फाइनली के मेहनत करने के बाद वी हैव गॉट समथिंग। सब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि अपनी जर्नी एज अ ऑफिसर स्टार्ट करने को मिला है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबको थैंक करना चाहूंगी सर, मुझे ये मौका मिला ताकि मैं किसानों की मदद करके उनकी जो धन की उपलब्धि है उनको डबल कर सकूं, उन्हें बता सकूं कि अच्छे किस्म के ब्रीडर रखें ताकि उन्हें ज्यादा फायदा हो सके।
निश्चित तौर पर आपने देखा जिस तरह से यहाँ नियुक्तियों का दौर चला, उसमें न केवल बैंकों और फाइनेंशियल सेक्टर के लोग जुड़े हैं बल्कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, पशुपालन से भी जुड़े हुए लोगों को मौका मिला है। तो न केवल ये राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। और एक बार फिर अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग के उप निदेशक बोईलाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है, जिसमें जिला सिरमौर में रेणुका में 195 mm रेनफॉल हुई है और पछाड़ में 103 mm हुई है। उसके अलावा सोलन में 86 और सुंदरनगर मंडी में 87.7 mm हुई है और शिमला में भी हैवी रेनफॉल हुई जिसमें रोड 70 mm हुई है। और आने वाले 24 घंटों आने वाले दिनों में 24 घंटे के लिए प्रदेश में ऑरेंज वार्निंग दे दी गई है, जिसमें जिला चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में भारी वर्षा होने की संभावना है। और आने वाले दिनों में इस हफ्ते में प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और 23 और 24 तारीख को येलो वार्निंग दी गई है और 25-26 को ऑरेंज वार्निंग प्रदेश में दे दी गई है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बात भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 21 जुलाई को गेहूं का भाव था 2280 रुपए, जो 22 जुलाई को 55 रुपए चढ़कर 2335 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जुलाई को गेहूं 2650 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 21 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2275 रुपए। यहाँ 22 जुलाई को इसमें 34 रुपए की गिरावट आई और भाव 2241 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2240 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 2250 रुपए हो गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे भी। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 21 जुलाई को इसका भाव 7050 रुपए था, जो 22 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 7000 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि यहीं की लखीमपुर मंडी में मसूर का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। 21 जुलाई को यहाँ इसका भाव 6780 रुपए था, जो 22 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 6790 रुपए क्विंटल हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 21 जुलाई को मसूर का भाव 4880 रुपए रहा। 22 जुलाई को इसमें 630 रुपए की भारी बढ़त आई और भाव 5510 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 जुलाई को मसूर का कारोबार 6900 रुपए पर हुआ, जो कि 22 जुलाई को 250 रुपए चढ़कर 7150 रुपए पर हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 12,69,000 टन रहा था।
यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। बिहार में धान की नर्सरी तैयार करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। किसान जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं मक्के की बुआई कर लें। इस समय लौकी की बुआई करें। साथ ही भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ खीरे की बुआई करते रहें। बिहार में कद्दू भी बोएं। इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। किसान बाजरे की भी बुआई कर लें। इसके साथ ही लोबिया की बुआई कर लें। यहाँ आम की रोपाई करते रहें। आम के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इसी तरह लीची की रोपाई के लिए समय उचित है। लीची के बागों में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल कर लें। झारखंड में मूंगफली की बुआई कर लें। किसान अरहर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें किसान। यही मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं किसान मूली की नर्सरी तैयार करते रहें। झारखंड में हल्दी की रोपाई का समय उपयुक्त है। इसके अलावा टमाटर की रोपाई की जा सकती है। साथ ही आलू की नर्सरी तैयार कर लें। अभी धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र गोड़ा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। 5वें ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पत्रकार पर समाज और सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही पत्रकारों को फेक न्यूज के बढ़ते चलन पर भी समय रहते अंकुश लगाना होगा। 5वें ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2023 को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले के चिन्नाओरम पाडू में एक बस और लॉरी की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान का दावा है कि उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के एक पार्टी कार्यकर्ता की उनकी दुकान पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।